ओके, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, कुछ ग्लिच हो गया था, तो हम यहाँ से पढ़ रहे थे, है ना। यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं, इससे पहले का आपको उसमें मिल जाएगा। द इफेक्ट ऑफ अ होमोजेनस इलेक्ट्रिक फील्ड एफ पैरेलल टू द जेड एक्सिस ऑन इलेक्ट्रॉन, ये मैंने समझा दिया आपको, है ना। अभी प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर इस फील्ड की वजह से टॉर्क लगेगा। क्यों टॉर्क लगेगा? क्योंकि इलिप्स का सेंटर तो यहाँ आएगा, जबकि न्यूक्लियस जो है वो फोकस पे होगा, तो डाइपोल बन जाएगा, डाइपोल पे टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क की वजह से ये जो डाइपोल बना हुआ है ये घूमेगा, किसके चारों तरफ घूमेगा? जेड एक्सिस के चारों तरफ घूमेगा। तो यहाँ देख लीजिए इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिट में ये इलिप्स जो है उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ये उसको इलिप्स को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इस पे कंडीशंस लगा दी गई है, इस पे कंडीशन लगा दी गई है। टॉर्क तो डाइपोल पे लग रहा है और उसको इधर उधर मूव करवा रहा है, पर कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है कि आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो दो यहाँ पे पैरामीटर है, जाई मैक्सिमम और जाई मिनिमम। ये इलेक्ट्रॉन की मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यानी जाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो जाई मैक्सिमम से लेके और जाई मिनिमम के बीच में ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट वो जाई मैक्सिमम के नीचे, जाई मैक्सिमम और जाई मिनिमम के बीच में ही रहेगा। और दूसरी चीज हमारे पास एक और पैरामीटर होते हैं, ईटा मिनिमम और ईटा मैक्सिमम। तो ईटा मिनिमम का एक पैराबोला बन रहा है, ये पैराबोला बन रहा है, देख लीजिए पैराबोला बन रहा है ईटा मिनिमम का, और ये ईटा मैक्सिमम का पैराबोला बन रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन की मोशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन की मोशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे, L इज नॉट अ गुड क्वांटम नंबर नाउ। L क्यों अच्छा क्वांटम नंबर नहीं है? क्योंकि J और F का जो इंटरेक्शन है वो L और S के इंटरेक्शन को एक्सीड कर गया, इसलिए L और S का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर L को हम नहीं ले रहे हैं। ओके, और एनर्जी का जो फॉर्मूला है, कंप्यूटेड एनर्जी जो है, कैलकुलेशन कैरीड आउट इन पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स गिव द एनर्जी वैल्यू। इसका डेरिवेशन नहीं है बुक में, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। लेकिन अगर हम इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद या इस बुक के कंप्लीट होने के बाद एक बार 5 इयर्स के क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करेंगे, अगर 5 इयर्स में इसका डेरिवेशन पूछा गया है तो मैं करवा दूंगी, और अगर 5 इयर्स में नहीं पूछा गया तो मैं नहीं करवाऊंगी। अभी के लिए आप याद रख लीजिए, कैलकुलेशन कैरीड आउट इन पैराबोलिक कोऑर्डिनेट गिव द एनर्जी। स्टार्क इफेक्ट में एनर्जी का फॉर्मूला ये आता है, जहां पर ई नोट जो है वो विदाउट फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी तब सिस्टम की एक्चुअल एनर्जी थी, और स्टार्क इफेक्ट की वजह से आने वाली एनर्जी जो है वो ये एक्स्ट्रा एनर्जी है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही है, एफ एन एन टू एन वन, ये सब क्वांटम नंबर्स हैं, और इन सब की वैल्यू है, ये सब इंटीजर नंबर्स हैं। और एमएल की वैल्यू इस बार इस फॉर्मूले से दी जाएगी, वो आपको याद रखना है। इन सब की वैल्यू शुरू कहाँ कहाँ से हो रही है? एन की वैल्यू ध्यान रखना आपको 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी। एमएल की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस एन माइनस 1 से जाएगी। एन वन की वैल्यू 0 से एन माइनस 1, एन टू की वैल्यू 0 से एन माइनस 1। अब ये एन वन क्या लिमिट करता है? एन वन लिमिट द इलेक्ट्रॉन्स मोशन टू द रीजन बिटवीन द टू पैराबोला ऑफ रिवॉल्यूशन जाई मिनिमम और जाई मैक्सिमम। एन वन जो इस क्वांटम नंबर है, एन वन क्वांटम नंबर इस तरह से होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जाई मिनिमम और जाई मैक्सिमम वाले पैराबोला के बीच में रहे, उन दोनों के बीच में जो रीजन है। तो इसलिए हमें एन वन क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी। तो एन वन क्वांटम नंबर का काम क्या है? जाई मिनिमम और जाई मैक्सिमम वाला जो पैराबोला बनाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को उसके बीच में रखा रहे। एन टू की ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेंगे कि इन दोनों पैराबोला को एक्सीड करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। इसी तरह से जो एन टू है, ये लिमिट टू द रीजन बिटवीन टू पैराबोला ऑफ रिवॉल्यूशन सिग्मा ईटा मिनिमम और ईटा मैक्सिमम। इसी तरह से दो तो हमें सीधे पैराबोला मिले थे, दो हमें उल्टे पैराबोला मिले थे। डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में देखिए, समझ में आ जाएगा एन टू और एन वन क्वांटम नंबर का रोल क्या है। आपको दो पैराबोला तो उल्टे दिख रहे हैं, ये वाला एक पैराबोला आपको उल्टा दिख रहा है, ये वाला, और एक पैराबोला आपको दिख रहा है उल्टा, ये वाला। ये तो जाई मिनिमम और जाई मैक्सिमम है, इन दोनों के बीच में रखने का काम करेगा n1। अब दो पैराबोला आपके पास सीधे हैं, वो सीधे देख लो। एक पैराबोला आपके पास वर्टिकल सीधा ये है, और एक पैराबोला आपके पास सीधा ये है। इन दोनों के बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन को रखने का काम करेगा n2। इसलिए हमें n1 और n2 दो क्वांटम नंबर की जरूरत और पड़ी है। ठीक है, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास ये चीजें किसी काम की नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधे आ जाइए आप स्टार्क शिफ्टिंग में। स्टार्क शिफ्टिंग में हमें पता है जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब ये वाली 3a0e/2z f(n)(n2 - हमें चाहिए एनर्जी में वेव नंबर के टर्म्स में। वेव नंबर के टर्म में हम डिवाइड किससे करते हैं? hc से। तो इसको डिवाइड कर दो hc से, तो हमें डेल्टा t की वैल्यू मिल जाएगी टर्म शिफ्ट। तो टर्म शिफ्ट इज गिवन बाय दिस वैल्यू, hc से डिवाइड कर दिया। जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज पुट कर दी।
वो वैल्यूज पुट कर दी और सॉल्व करके फाइनली आ गए हम किस पे आ गए, अगर वोल्ट पर सेंटीमीटर में निकालना है तो इस फॉर्मूले पे हम आ गए। इस फॉर्मूले पे आने के बाद अब हमें चाहिए किसकी हम वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये वैसे पैराग्राफ किसी काम का नहीं है बट जो भी है देख लेते हैं। द स्टार्क इफेक्ट लेवल इन हाइड्रोजन लाइक एटम आर ऑल शिफ्टेड बाय इंटीग्रल मल्टीपल, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ये सारे के सारे, तो उन्हीं से शिफ्टिंग जो आएगी वो इंटीग्रल मल्टीपल ही होगी। ठीक है, द अलाउड वैल्यूज आर फर्स्ट रिटन डाउन इन अ कॉलम टू एंश्योर। अब एक टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, द स्टार्क शिफ्ट फॉर द ग्राउंड स्टेट n1 n इज इक्वल्स टू 1 फॉर हाइड्रोजन इज 0, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट द स्टार्क शिफ्ट फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज 0। तो टेबल बनाते हैं, ये टेबल में देख लीजिए आप। सबसे पहला कॉलम रखेंगे n का, और हम तीन तरह के ले लेंगे, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। ओके, n2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो ये मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। हाँ, ये देखो यहाँ पर बनाया हुआ है। n की वैल्यू हमने देखा कि 1 2 3 से जा रही थी, n1 की वैल्यू 0 1 2 से जा रही थी, n2 की वैल्यू 0 1 2 से जा रही थी। ठीक है, तो जब हमने n की वैल्यू 1 रखी, तो n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो n1 की वैल्यू 0 और n2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो n की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन जब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखोगे, n इक्वल टू 2 रखोगे यहाँ से, तो 2 के साथ में 2 के नीचे मैक्सिमम नंबर कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 के बीच यहाँ n इक्वल टू 1 2 3 होता है, तब n1 की वैल्यू होती है 0 1 2। तो 2 के नीचे क्या आ रहा है, मैक्सिमम नंबर कितना है 1, उस मैक्सिमम से पहले वाले सारे नंबर लेने हैं, तो 0 1 लेने हैं आपको, 0 1 लेने हैं। सिमिलरली n2 भी कितना है 0 1, तो उसके लिए भी दो नंबर लेने पड़ेंगे 0 1। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है, नहीं तो मैं यहाँ से समझा दूं एक बार। n इज इक्वल्स टू 1 2 3 ये है, n1 इज इक्वल्स टू 0 1 2 ये है, और n2 इज इक्वल्स टू 0 1 2 ये है। तो जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो यही कॉम्बिनेशन आएगा सिर्फ, लेकिन जब इसकी वैल्यू 2 है तो 2 के नीचे आपके पास कितना आ रहा है, 1 तो आएगा ही, 1 तो आएगा ही, साथ में ये 0 0 भी आएगा। ठीक है, 0 0 भी आएगा। तो जब n इक्वल टू 2 है तब n1 की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, n2 की वैल्यू भी 0 और 1 हो सकती है। तो इन चारों के चार कॉम्बिनेशन बनते हैं। जो चार कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनते हैं, यहाँ देखो हेडिंग में n1 n2 है, इनके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मैं आपको टेबल में दिखा देती हूँ। ये देखिए 1 1 1 0 0 1 0 0। इसी तरह से n इक्वल टू 3 जो है वो आपको खुद करना है। n इक्वल टू 3 के अंदर n1 की वैल्यू हो सकती है 0 1 2, n2 की वैल्यू भी हो सकती है 0 1 2। तो सबसे पहले क्या करना है, इस 0 के साथ में इन तीनों को ले लो, तो 0 के साथ में 2, 0 के साथ में 1, 0 के साथ में 0, फिर इस 1 के साथ में इन तीनों को ले लो, तो 1 के साथ में 2, 1 के साथ में 1, 1 के साथ में 0। ठीक है, फिर इस 2 के साथ में ले लो तीनों को, तो 2 के साथ में 0, 2 के साथ में 1, 2 के साथ में 2 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास n आ गया, n2 आ गया, n1 आ गया। अब आप n2 माइनस n1 तो निकाल ही सकते हो, ये रहा n2 ये रहा n1, दोनों को इस वाले कॉलम में से इस वाले कॉलम को माइनस करो, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, जो भी आपके पास n2 माइनस n1 आया है, यानी कि कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर बी, कॉलम नंबर सी, कॉलम नंबर डी, और कॉलम नंबर ई और कॉलम नंबर एफ। तो यहाँ पर ई कॉलम को फाइंड आउट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई किस किस को करना है, ए को डी के साथ में, ए और डी को मल्टीप्लाई करते रहो, मल्टीप्लाई करते रहोगे तो आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएगी। और एफ जो है यानी ml की वैल्यू है, ml की वैल्यू क्या है, n माइनस n2 माइनस n1 माइनस 1, यानी कि ए कॉलम में से माइनस करना है डी को, और उसमें से माइनस करना है सी को और -1। ये करोगे तो आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ -1, ये सब ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। अब सिर्फ आप n इक्वल टू 1 पे फोकस करो। n इक्वल टू 1 पे आपके पास ml की वैल्यू क्या आ रही है, 0। लास्ट कॉलम में आपको 0 मिल रहा है, इसका मतलब स्टार्क शिफ्टिंग है ही नहीं। दिस प्रूव्स कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम में स्टार्क शिफ्टिंग नहीं होती है। तो आपको ये एग्जाम में कैसे करके बताओगे, n की वैल्यू लिखोगे ग्राउंड स्टेट के लिए, फॉर्मूला लिखोगे ml का, और बाद में ये करोगे, या फिर यहाँ पर कैसे पता करोगे तो स्टार्क शिफ्टिंग कैसे 0 होती है। डेल्टा टी का फॉर्मूला लिखो 6.40 इंटू 10⁻⁵। बता देती हूँ कैसे लिखना है। शिफ्टिंग 0 क्यों होती है, क्योंकि शिफ्टिंग का फॉर्मूला होता है 6.40 इंटू 10⁵ अपॉन z f n n2 माइनस n1 फॉर n इज इक्वल्स टू 1। n1 हमें 0 मिला था, n2 हमें 0 मिला था,
तो ये वाली वैल्यूज ऊपर रखेंगे, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 6.40 इंटू 10⁵ अपॉन जेड। हाइड्रोजन की बात हो रही है तो 1 आ जाएगा, एफ रहने दो एज इट इज। एन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो एन की जगह 1, n2 0 माइनस 0, बताओ सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 0। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो जो एनर्जी थी वो क्या थी, ई नॉट माइनस डेल्टा टी थी। डेल्टा टी 0 आ रहा है, तो वो स्टार्क शिफ्टिंग हुई ही नहीं। तो एग्जाम में ये कैलकुलेशन आपको करके बतानी है, तब आप बोल पाओगे कि इस वजह से स्टार्क इफेक्ट जो है, स्टार्क शिफ्ट जो होती है वो ग्राउंड स्टेट में 0 होती है। टेबल आपकी बनी गई। अब यहाँ पे ट्रांजिशन करना है, तो सबसे पहले n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन करते हैं अपन। ओके, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, n2 माइनस n1 की वैल्यू ये टेबल से लिखी है, n इंटू n2 माइनस n1 टेबल से लिखी है, ml की वैल्यू टेबल से लिखी है, ठीक है। और यहाँ पे n इक्वल टू 2 टेबल से लिखा है, ये भी टेबल से लिखा है और ये भी टेबल से लिखा है। तो सिलेक्शन रूल जो है वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले सिलेक्शन रूल है, डेल्टा ml 0 होगा पाई कंपोनेंट के लिए, डेल्टा ml इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा सिग्मा कंपोनेंट के लिए। मैं पाई कंपोनेंट करके बता देती हूँ, आप सिग्मा कंपोनेंट कर लेना। तो मैं डेल्टा ml को 0 करती हूँ पाई कंपोनेंट के लिए। तो पाई कंपोनेंट के लिए हमारे पास कौन सा आ जाएगा, यस ये आ रहा है। तो सबसे पहले ये लाइन देखो, ये शुरू हो रही है ml इक्वल टू 0 से, और ये यहाँ पे खत्म हो रही है ml इक्वल टू 0 पर। ये लाइन शुरू हो रही है -1 + 1 पे, और ये खत्म हो रही है -1 + 1 पे। सेम टू सेम में आ रहा है। यहाँ पे -2 0 + 2 तो आ रहा है, लेकिन बीच में 0 भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं 0 से शुरू हो रही है और 0 पे जा रही है। यहाँ से जो लाइन शुरू हो रही है वो 0 से मानना, 0 से शुरू होके और 0 पे खत्म हो रही है, ये 0 पे खत्म हो रही है। यहाँ पे -1 + माइनस है, यहाँ पे -1 + 1 है, और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे भी 0 है। तो ये जितनी लाइनें मैंने लिखी है ये सारी क्या है, 0 से 0 पे आ रही है, या फिर -1 + 1 से -1 + 1 पे आ रही है। तो डेल्टा ml जो है वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब ये जो टाइम है ये आप सिग्मा कंपोनेंट के लिए खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो टेबल से हमने बता दिया, ये सिलेक्शन रूल है। दैट्स इट, ये हमारा खत्म हो गया स्टार्क इफेक्ट, है ना। और दैट्स इट, बाय बाय एवरीवन।